नमस्कार। इस वक्त हम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवरेज करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का क्या माहौल है, इसको देखने समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को भी इस चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 35 विधानसभा सीटों पर बड़ी पैनी नजर वो रखे हुए हैं। हालांकि जिम्मेदारी पूरे पश्चिम बंगाल की है, लेकिन 35 जो सीटें हैं वो इस तरह से हैं जिनको जिताने की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है। तो सबसे पहला सवाल तो सर ये है आपसे कि 35 सीटों पे जो एक लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं, ये आपके कोटे की है। हालांकि ऐसे तो जिम्मेदारी पूरे पश्चिम बंगाल की है, लेकिन 3 फेज के इलेक्शन हो जाने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ? चूंकि बड़े बातें बहुत सारी थी, वो चाहे आपकी तरफ से हो चाहे टीएमसी की तरफ से हो। 3 फेज के चुनाव होने के बाद चुनाव की दशा और दिशा क्या दिखती है आपको? देखिए, 3 फेज के चुनाव के बाद मैं जो फीडबैक अभी तक प्राप्त कर पा रहा हूँ चारों तरफ से, और जो जनमानस में उत्साह है जी, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास है जी, और जो ममता दीदी की हिंसा की, खून खराबे की, गुंडागर्दी की, माफियाओं की, सिंडिकेट की, जो एक तरह से उनकी शक्ति के बल पर चलने वाली सरकार है, इसकी जो नाराजगी है, उसके आधार पर 91 सीटों का भी यहाँ पर मतदान हुआ है। लेकिन 91 सीटों में से हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग 70 से अधिक सीटें जीतने में सफल हो जाएंगे। और जब पश्चिम बंगाल के रिजल्ट 2 तारीख को आएंगे तो हम 200 से अधिक सीटें पश्चिम बंगाल में जीत करके ऐसी सरकार बनाएंगे जो पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बहुत आवश्यक है, बहुत मान। 3 सीटों से 200 प्लस का ये लक्ष्य आसान लगता है क्या आपको? क्योंकि जिस तरह से आपने भी बताया कि टीएमसी के लोग किस तरह से, टीएमसी से आम लोग पश्चिम बंगाल के परेशान हैं, तो यही आरोप तो टीएमसी के लोग लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आता है कि उत्तर प्रदेश की तमाम ऐसी फोर्सेस यहाँ पर हैं, ऐसे लोग आ गए हैं कि जो यहाँ के नहीं है, वो माहौल खराब कर सकते हैं। बाकायदे फोर्स को लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में इसकी शिकायत की। तो ये आरोप तो दोनों तरफ से लग रहा है। देखिए, यह पूरा देश जानता है जी, और पश्चिम बंगाल के लोग भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी न तो हिंसा की राजनीति को पसंद करती है और न हिंसा की राजनीति इस देश में होनी चाहिए। चुनाव आयोग का प्रयास सराहनीय है कि उसने टीएमसी की जो गुंडागर्दी है, जो बूथों पर कब्जा करने की यहाँ की संस्कृति बना दिया गया था, जो गुंडे, माफिया, हत्यारे और जो विशेष तौर से घुसपैठी, इन सबका एक ऐसा मजबूत आपस में तंत्र बन गया था जिसके आधार पर लोग अपने मताधिकार का अपनी इच्छा से उपयोग भी नहीं कर पाते थे। तो दीदी के आरोप तो आधारहीन है, बेफजूल के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है, भाजपा ही नहीं लगा रही है, यहाँ की जनता भी इस आरोप को लगा रही है कि दीदी चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की जनता की नेता हो जाती हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो घुसपैठियों के लिए और भतीजे के लिए केवल 2 लोगों के लिए काम करती हैं, जिसके कारण आज बंगाल जैसे अथाह संभावनाओं वाला जो प्रदेश है जी, उस प्रदेश में रोजगार का संकट है, कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है, महिलाओं के प्रति अपराध की बाढ़ आ गई है, हिंसा सारी मतलब सीमाओं को लांघ गई है। चुनाव में इतना केंद्रीय बल लगा है, इसके बाद भी बड़ी संख्या में जो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी हैं जी, उनके द्वारा कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें, शरारतें, अभी कल का जो मतदान हुआ है उस मतदान में कई जगह हिंसा की बड़ी बड़ी शिकायतें आई हैं। ये हिंसा करने की संस्कृति बीजेपी की नहीं है, ये टीएमसी की है, और टीएमसी की जो विदाई है जी, वो इसी का है। अच्छा सर, टीएमसी के लोगों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी, आप देखिए इस समय व्हील चेयर पे बैठ के प्रचार कर रही हैं, एक सिंपैथी भी उनके साथ जुड़ गई है। इससे पहले टीएमसी के नेताओं ने कहा कि ममता दीदी पे हमला हुआ है, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उन पर भी हमले होते हैं टीएमसी के द्वारा, आप लोग कहते हैं। तो ये जो चुनाव में जो चीजें चल रही हैं, इसमें अब देखिए, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार पश्चिम बंगाल में है नहीं, रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन चुनाव में बात कहाँ होती है इसकी? बात हो रही है सर, दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। जनता पार्टी ने संकल्प पत्र, जब हम लोग यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी संकल्प पत्र लाए थे, और जिन राज्यों में हमारे चुनाव होते हैं वहाँ संकल्प पत्र लाते हैं, वो हमारे चुनाव
की दृष्टि से जनता के सामने रोड मैप होता है कि बीजेपी सरकार आएगी तो ऐसे 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 यह काम करेगी, तो वह पूरा रोड मैप है हमारा। टीएमसी जो वादा किया है 2 कार्यकाल उनको मिले, उसे पूरा नहीं किया है। जनता की नजरों में टीएमसी का स्थान समाप्त हो गया है। लोग किसी भी कीमत पर टीएमसी को एक क्षण के लिए देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए चुनाव तो अभी 3 चरण के हुए, अभी 5 चरण के चुनाव होंगे बाकी हैं। उसके बाद 2 मई को वोटों की गिनती होगी। लेकिन लोग इस बात के लिए बेताब है कि कैसे जल्दी से जल्दी चुनाव हो, कैसे वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, कैसे वोटों की गिनती हो, कैसे ममता दीदी के कुशासन से पश्चिम बंगाल की मुक्ति। सर, जय श्री राम के नारे को लेकर एक आपत्ति हुई और ये आपकी पार्टी के आप लोग भी लगातार कहते रहे कि जय श्री राम के नारे से ममता दीदी को आपत्ति है, और इसके बाद जिस तरह से पूरे माहौल को में ट्विस्ट आया, चेंज हुआ कि आप इधर भगवान श्री राम को लेकर नारेबाजी हो रही है, उस तरफ वो चंडी यज्ञ करवाया जा रहा है, तो ये चुनाव आप देखिए तो कहीं दूसरे एंगल पे नहीं आ गया है? नहीं, इसको इस रूप में मत देखिए आप। अगर कहीं पर भी किसी ने भी जय श्री राम को उद्घोष किया है तो दीदी विरोध करके घुसपैठियों को संदेश देना चाहती हैं कि मैं जय श्री राम की विरोधी, मैं राम भक्तों की विरोधी हूँ और मैं घुसपैठियों की साथी हूँ, मैं घुसपैठियों की मददगार हूँ, मैं मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करती हूँ, मैं जो मस्जिद के इमाम है उनको वेतन देती हूँ लेकिन मंदिर के पुजारियों को वेतन नहीं देती हूँ। मतलब एक तरह से वो संदेश देना चाहती हैं। लेकिन जब उनको लगा कि पश्चिम बंगाल भी जाग गया जैसे देश जागा है जी, जब उनको लगा कि अब मंदिर में दर्शन करने के लिए अगर मैं नहीं गई तो मुझे हिंदू का वोट नहीं मिलेगा, तो वो मंदिर में दर्शन करने जाने लगी। जो माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाने वाली मुख्यमंत्री के रूप में जाना जा रहा है, वह चंडी पाठ करने का काम कर रही है। सरस्वती पूजा 10 वर्ष में सरकार में रही, कभी नहीं करवाया उन्होंने। इस वर्ष जब सरकार से उनके जाने का समय आ गया तो सरस्वती पूजा के कार्यक्रम, तो इसका मतलब ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की वजह से आध्यात्मिक हो गई, अध्यात्म की तरफ उनका रुख हुआ है। होती तो इस तरह के जो कृत्य किया है उन्होंने 10 साल में नहीं कर चुनावी ही सही है, लेकिन रुख उधर हुआ है। बीजेपी की विचारधारा और जनता की जो जागरूकता है, एकजुटता है, उसके सामने यह मतलब एक तरह से घुटने टेकने के समान है। लेकिन मेरा यह मानना है कि यह जो ममता दीदी जो है मंदिर जाती नहीं थी, दुर्गा माँ की प्रतिमाओं के विसर्जन पर रोक लगाती थी, जो कभी चंडी पाठ करती नहीं थी, सरस्वती पूजा के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनती थी, उनको आज अगर ये करना पड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की विजय है। और भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार का लक्ष्य क्या रहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन ममता दीदी का क्या है, घुसपैठी का साथ और भतीजे का विकास, गुंडों का साथ और भतीजे का विकास, माफियाओं का साथ और भतीजे का विकास, सिंडिकेट का साथ और भतीजे का विकास। एक उनका एक सूत्री लक्ष्य है इस समय कि जो गलत काम करने वाले हैं उनका साथ दो और भतीजे का विकास करो। एक लक्ष्य के अंतर्गत वो काम कर रही हैं और यह पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा सर, टीएमसी की तरफ से एक नारा आया जो बहुत चलन में है कि खेला होबे, और आपकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि 2 मई ममता दीदी गई, ममता जी गई। तो ये जो नारों का टकराव है, आपको क्या लगता है 2 मई को क्या होने वाला है? देखिए, दीदी के दिमाग में ये बैठा है कि जैसे हर बार के चुनाव में वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के बल पर बूथों पर कब्जा कर लेना, लोगों को डालने से रोक करके और टीएमसी के पक्ष में बूथ कब्जा करके और विजय दिला लेना जो समझती थी। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के एक सार्थक पहल के कारण, प्रयास के कारण इस बार उनके वह मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे हैं, इसीलिए बौखलाहट में है, चिल्लाहट में है। और जो नारे की बात है जी, तो जय श्री राम या 2 मई दीदी गई, एक दूसरे को अलग अलग करके देखिए। 2 मई दीदी तो गई, जय श्री राम पहले भी था, जय श्री राम अभी भी है, जय श्री राम बाद में भी रहेगा। और आप देखिए 2 मई के बाद दीदी भी जय श्री राम बोलेंगे। सर, 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें एक बड़े मार्जिन से आप लोगों ने जीत दर्ज की और इतनी सीटें जीती, शायद उम्मीद से ज्यादा सीटें कही जा सकती हैं, लेकिन उसको से क्या वो सेमीफाइनल था? फाइनल अब हो रहा है विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल का। 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हम 18 लोकसभा की सीटों में विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन कितने बड़े बलिदान के बाद हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, यहाँ हजारों के अंग भंग किए गए हैं, हजारों हजार की संख्या में कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं।
और किन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, पश्चिम बंगाल की जनता ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 18 सीटें जीती। वह शायद मैं समझता हूं कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का जो कलंकित कांड लिखा जाएगा वह 2019 और ममता सरकार के कार्यकाल का लिखा जाएगा। अगर बेईमानी, अगर गुंडागर्दी, अगर माफियागिरी नहीं होती तो हमारे 18 नहीं 36 सांसद जीतते। ये तो सत्ता तंत्र का घोर दुरुपयोग किया और यह सारी चीजें चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी ने भी शिकायत किया है और चुनाव आयोग ने भी अपने स्तर से यहाँ का अध्ययन किया है। यह सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, इसलिए इस बार बहुत कुछ नियंत्रित हो रहा है। सर, रोहिंग्या मुस्लिम्स यहाँ की एक बहुत बड़ी वजह बनते हैं चुनावों में, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि आप लोग भी लगातार कहते रहे, इस तरह की खबरें आती रही, हम लोग भी खबर दिखाते रहे कि तमाम ऐसे वोटर्स हैं, तमाम ऐसे लोग आ गए जिन्हें वोटर्स बना दिया गया और उसके जरिए एक पॉलिटिकली माइलेज लिया जाता है, सत्ता पे बने रहा जाता है। तो ये सब भी एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपका क्या एजेंडा सेट है, क्या करेंगे? जनता पार्टी का एजेंडा साफ है। जो घुसपैठी हैं उनको बाहर जाना होगा, जो शरणार्थी हैं उनको हर सुविधा देंगे जो देश के नागरिकों को देते हैं। पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सुविधाओं को जो मिलना चाहिए, यहाँ के गरीबों को जो हक है वह सब छीन करके घुसपैठियों को दे दिया, रोहिंग्या को दे दिया। ये नहीं चलता है। आप जो देश के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, उनका अधिकार कैसे आप लूट सकती हो? और दीदी ने लूटने का काम किया, लुटवाने का काम किया है और बड़ा अत्याचार, बहुत पीड़ा में, बहुत भय में, बहुत एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा माहौल में, तो यूपी का जब चुनाव 2017 का था उस समय प्रदेश अध्यक्ष था, हालात बहुत वहाँ के खराब थे, लेकिन फिर भी मैं यूपी की और बंगाल की तुलना करूंगा तो यूपी की तुलना में बंगाल की तो हालत बहुत ही बदतर है। इससे बदतर हालत की कोई कल्पना नहीं की जाती। सर, मैं इसी पे आ रहा था कि 2017 का जो चुनाव था उस वक्त आप उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे पार्टी के, और आपने एक बड़ी जीत दिलवाई। ये हम सबको पता है किस तरह से, कैसे माहौल था, क्या था, और कितनी बड़ी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी की, और न केवल वापसी की, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। लेकिन पश्चिम बंगाल के जो हालात हैं, आपने बताया भी कि पश्चिम बंगाल के हालात उत्तर प्रदेश से भी खराब हैं, तो आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि 200 प्लस सीटें आप पाएंगे? इस चुनाव में जनता ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा एक राजनीतिक दल है, संगठन है, उसके आधार पर हमारे प्रत्याशी जरूर मैदान में हैं और पार्टी जरूर अपना कर्तव्य पूरा कर रही, काम कर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने मन बना लिया है कि हमें किसी भी कीमत पर दीदी को हटाना और बीजेपी को लाना है। यहाँ के लोगों ने तय किया है कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, केंद्र में भी बीजेपी, प्रदेश में भी बीजेपी। तभी बंगाल का विकास होगा, तभी बंगाल में रोजगार आएगा, तभी बंगाल को गुंडों से, अपराधियों से, माफियाओं से और सिंडिकेट जो गैंग है उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे लिए तो ये गौरव की बात है। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं उस पार्टी का नेतृत्व हमारा ऐसा है कि संसार का सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय जो नेतृत्व हमारे पास है, उनके प्रति पश्चिम बंगाल का भरोसा कितना है कि मैं तो इस समय आपके साथ चूंकि इंटरव्यू में बैठा हूँ तो मैं कुर्ता पैजामा पहन करके बैठा हूँ, लोग जान जाएंगे कि यहाँ के छवि में। कई बार मैं सामान्य वेश में भी जनता के बीच में जाना, और मैं उन स्थानों पे गया कई जगह जहाँ टीएमसी के झंडे लगे हैं, जहाँ ममता दीदी का जिन मतलब दुकानों में, प्रतिष्ठानों में फोटो लगा हुआ, वैसे ही मतलब एक तरह से कह लीजिए कि सर्वे करने के लिए गए। तो लोगों से मैंने पूछा क्या आप लोगों के मन में चल रहा है, ममता दीदी को तो फिर एक बार आना चाहिए। तो जब उन्होंने देखा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, कहीं बाहर से हूँ, तो उन्होंने धीरे से बताया कि ये ममता दीदी का जो झंडा है या फोटो है ये तो हम डर के कारण से लगा करके रखे हुए हैं, लेकिन दिल में हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इस बार बीजेपी आएगी। ये आम बंगाली, आम बंगाल के वासी यह खुले आम बोल रहे हैं। तो सर, जब इतनी गुंडागर्दी है तो उत्तर प्रदेश में भी इन दिनों मुख्तार अंसारी को लेकर माहौल बहुत गर्म है। आज सुबह ही उन्हें पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट किया गया है, बाकायदे गाड़ियों का एक लंबा काफिला चला। तो उससे क्या मैसेज देने की ये कोशिश है उत्तर प्रदेश के जरिए आप पूरे देश में और खासतौर पे पश्चिम बंगाल में, क्या ये आपकी तरफ से मैसेज देने की कोशिश है क्या कि जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी वहाँ जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं या अपराधी हैं उनके साथ आप क्या व्यवहार करेंगे? देखिए, ये संदेश देने की, ये तो देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर जो उत्तर प्रदेश के अनेक अपराधों का अपराधी
मुख्तार अंसारी सहित कोई भी हो और उसको माननीय न्यायालय के माध्यम से जो आदेश होता है उस आदेश के अनुसार उसको जहां भेजा जाता है वहां जाए। अगर मुख्तार अंसारी ने अपराध किया है जी। या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी ने अपराध किया है, हत्या किया है, डकैती किया, छिनैती किया, फिरौती किया या अन्य किसी भी प्रकार के अपराध किए, तो पुलिस का उत्तरदायित्व तो है कि उसकी जोरदार पैरवी करे और ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड दिलाने की आवश्यकता होती है। तो वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, वो चाहे अतीक हो, चाहे वो कोई भी हो उत्तर प्रदेश के अंदर, अपराधी हमारी सरकार की नजर में अपराधी है और जहां भाजपा की सरकार होती है वहां अपराधी को अपराधी की तरह से देखा जाता है। लेकिन ममता दीदी की सरकार में अगर अपराधी हिंदू है तब तो वो अपराधी हो सकता है, लेकिन अपराधी अगर मुस्लिम है तो अपराधी होते हुए भी अपराधी की दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस प्रकार की तुष्टीकरण की घटिया, घिनौनी, लोगों को मर्माहत करने वाली राजनीति की गई है। यहाँ का माहौल और उत्तर प्रदेश के माहौल में बड़ा अंतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे रोपड़ पंजाब से लेकर के बांदा आना ये कोई ऐसी घटना नहीं। हमारे आप सब मीडिया के साथियों ने ऐसा बड़ा बना दिया कि कोई बहुत एक अपराधी, अरे अपराध किया है तो उसको तो आना ही पड़ेगा। देश की अदालत, सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया, बचने की लाख कोशिश किया, लेकिन ऐसे लोगों को बचना ही नहीं चाहिए। और न्यायपालिका का भी धन्यवाद है, लेकिन कांग्रेस पर इसके कारण से सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि इतने बड़े अपराधी को बचाने की कोशिश क्यों की गई। तो ये आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ऐसे अपराधियों के संरक्षण क्यों दे रही है? देखिए, इस देश के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, जो इस प्रकार के राजनीतिक दल, वो सारे लोगों का मिलकर के एक जो लक्ष्य बना हुआ है कि हमें वोट बैंक की राजनीति करनी है और देश ने वोट बैंक की राजनीति नकार दिया। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद फिर 2019 में यूपी का ही अगर मैं उदाहरण दूं, जब सपा बसपा जैसे दो बड़े राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की बात करते थे, दोनों एक हो गए, फिर भी हम 64 सांसद जीत करके माननीय मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में कामयाब होते हैं। ये साधारण घटना नहीं है। देश का मतदाता जाग गया है, देश की जनता जाग गई है। ना उसको जातिवाद पसंद है, ना वो तुष्टीकरण पसंद है, ना भ्रष्टाचार पसंद है, ना गुंडागर्दी पसंद है, ना अपराधियों के बोलबाले को वो पसंद करता है। सबने तय किया है जैसे सुशासन होता है, जैसे राम राज्य की परिकल्पना हम लोगों के ध्यान में है, वैसी व्यवस्था होनी चाहिए और जो जनता का अधिकार है वो जनता को मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए बीच में। जो गरीब का अधिकार है गरीब को मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद केवल यह काम किए हैं, नहीं जो काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम 6 साल में करके दिखा पा रहे हैं, 50 साल से अधिक समय कांग्रेस को मिला था। हमारी सरकार के समय में हमारे प्रधानमंत्री जी पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल के घेरे में तो कांग्रेस है, सवाल के घेरे में तो अखिलेश यादव जी हैं, सवाल के घेरे में तो मायावती जी हैं, सवाल के घेरे में तो मुलायम सिंह जी हैं, सवाल के घेरे में तो राहुल गांधी हैं, सवाल के घेरे में तो ममता बनर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो तमाम सवाल देश के बहुसंख्य आबादी के सामने खड़े थे, उसमें हमने भेदभाव नहीं किया। हमने सबको जो अधिकार, जो गरीब है वो हमारे लिए गरीब है, वो हिंदू है या मुसलमान, इस भाव से नहीं देखा। लेकिन फिर भी सर, जब विपक्ष जब भी आपसे सवाल पूछने पे आता है तो एक रोजगार ऐसा मुद्दा होता है कि जिसपे वो लगातार कहते हैं कि जो कमिटमेंट था भारतीय जनता पार्टी का, वो कमिटमेंट रोजगार को लेके आपने पूरा नहीं किया। तो और पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी यही कमिटमेंट हो रहा है कि भाई रोजगार देंगे, रोजगार देंगे। तो अन्य प्रदेशों में या देश में रोजगार की क्या स्थिति है, इस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, जो वादे केंद्र में जब चुनाव हम लड़ रहे थे उसको भी पूरा कर रहे हैं, जो प्रदेश में हमने वादे किए तो उसको भी पूरा कर रहे हैं। रोजगार की बरसात हो रही है, क्योंकि अगर आंख में कोई खराबी है जी या कान में कुछ खराबी है तो आंख अगर जांच करा लेंगे तो उनको दिखेगा कि हाँ, इतने लोगों को नौकरी सरकार के माध्यम से मिल गई, इतने लोगों को रोजगार निवेश के माध्यम से मिल गया, इतने आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान किया तो अनेक प्रकार की छोटी छोटी एसएमई इकाइयाँ गाँव-गाँव में खड़ी हो गई और उसके आधार पर कितने रोजगार सृजित हुए हैं कि आज देश की अर्थव्यवस्था 1 वर्ष का कोरोना काल का लॉकडाउन, अनलॉकडाउन और फिर एक बार कोरोना जब बढ़ रहा है उसके बाद ही हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी नहीं। ये कोई साधारण घटना नहीं है। हम रोजगार भी देते हैं और हमारी सरकार के समय सुशासन भी होता है, निवेश भी होता है,
लेकिन गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो। सर, एक आखिरी सवाल है, चूंकि आपको जाना है, प्रचार में जाना है, आप कोलकाता में बैठे हैं और जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से ही यहाँ की बागडोर संभाले हुए हैं। 3 फेज के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा टीएमसी का जो आरोप है ये कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश से अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है और वो चुनाव में गड़बड़ी कर सकती है, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि टीएमसी के लोग कैसे यहाँ बूथ पर किस तरह से हावी हैं, लोगों को वोट नहीं डालने दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो टीएमसी का आरोप है वो भी बड़ा आरोप है कि ये पश्चिम बंगाल का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी बड़ी साख का चुनाव हो गया है कि पूरे देश के जो पार्टी के नेता है वो यहाँ है। की मुखिया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी और उनकी पार्टी के जो भी नेता इस प्रकार के सवाल खड़ा करते हैं, मेरा सवाल उनसे है, इस देश में रहने वाला कोई व्यक्ति बाहरी हो सकता है या पश्चिम बंगाल का रहने वाला कोई व्यक्ति देश के दूसरे प्रदेश में रह रहा है तो उस प्रदेश के लिए वो बाहरी हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हमारी केंद्र में सरकार है, अनेक राज्य में सरकार है, हमारे पास करोड़ों 18 करोड़ सदस्यों वाली हमारी पार्टी है। कल हमने स्थापना दिवस मनाया जी। और हमारी पार्टी के पास अगर कार्यकर्ता हैं तो अगर उनको चुनाव की व्यवस्था की दृष्टि से पार्टी ने लगाया है तो उनको आप बाहरी कह रही हो। लेकिन जो घुसपैठिए यहाँ पर, जिनको आपने यहाँ पर बिरयानी खिलाने का काम किया है, रोहिंग्या यहाँ पर जो रह रहे हैं, जिनको सारी सुविधाओं को जिनके लिए समर्पित करने का काम किया है, लेकिन जो शरणार्थी बन करके आए, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक थे, वो आए, वो आपके दुश्मन हो गए। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल है, नहीं रह जाएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, अभी ध्यान में आया कि सीए और एनआरसी को लेकर भी ये बात कही जा रही है कि अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो सीए एनआरसी का विरोध ही पश्चिम बंगाल ज्यादा हुआ था और ये लागू करवाया जाएगा। तो इससे भी एक लोगों में जो एक विशेष वर्ग है, खास वर्ग है, उसमें डर है इस बात का। तो क्या ये भी एक बड़ा मुद्दा है क्या चुनाव में? घुसपैठी है, हाँ, उसको डर लगे और चाहे डर न लगे, घुसपैठी तो घुसपैठी, उसको जाना होगा जहां से आया, उसके लिए जो कार्रवाई है करना, इसीलिए सीए आया है। और जो घुसपैठी नहीं, जो शरणार्थी है, शरणार्थी और घुसपैठी में अंतर होता है। जो शरणार्थी है, जो उन देशों में अल्पसंख्यक है जहां से लोग आए हैं, एक घुसपैठ करके आ गए हैं, तो दोनों में अंतर है। तो जो घुसपैठी है वो बाहर किया जाएगा, जो शरणार्थी है उसका स्वागत किया जाएगा। चलिए सर, बातचीत करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का ये विजन कैसा है। 3 सीट से 200 प्लस सीट तक आना या इस तरह की बात करना लोगों के लिए भले ही अकल्पनीय हो, लेकिन जिस तरह से मेहनत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, केशव जी खुद यहाँ पर हैं, या इससे पहले तमाम एग्जाम्पल ये लोग दे चुके हैं, तमाम ऐसे उदाहरण दे चुके हैं, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और पश्चिम बंगाल का 3 फेज का चुनाव हुआ है, अभी बहुत कुछ देखने को बाकी है और कोशिश होगी हमारी कि हम पश्चिम बंगाल के हर वो रंग आपको दिखाएं। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।